नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 7 को, जो आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा पीआरटी और पेट पीईटी 2021 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर आपको सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाती है सामान्य ज्ञान से संबंधित, जो आपके जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य विषय के रूप में जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 7 को और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। तो बता दें मित्रों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी वाला, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ, यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके 3 सत्र आयोजित किए गए, 3 बैठक हुए, 9, 11 और 13 दिसंबर को। ठीक, ये सभी दिसंबर में ही आयोजित हुए थे, 9, 11, 13 दिसंबर में ये 3 बैठक थे और तीनों 1946 में ही हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। और पहली बैठक में बता दें, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन रहे थे, इसको मैंने बता दिया। तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका, वायुमंडल दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और भी ऑप्शनों को देख लेते हैं, यहाँ सभी से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं यंत्र से संबंधित, मापने के यंत्र से संबंधित। ठीक, जैसे आपका है हाइग्रोमीटर, तो इससे आर्द्रता मापी जाती है। ठीक, हाइड्रोमीटर से वायु की जलवाष्प की आर्द्रता मापी जाती है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जान लेते हैं, तो हाइड्रोमीटर ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में बता दें मित्रों, जो भी प्रश्न है किसी न किसी परीक्षा में आए हैं या आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, जो आगामी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वायुमंडलीय दाब में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से जलवाष्प की आर्द्रता, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से आपका मापा जाता है आपेक्षिक द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट आपका, जनगणना 2011 भारत देश की कौन सी जनगणना है? ऑप्शन आपके सामने है 21वीं, 13वीं, 15वीं, 18वीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। ठीक, 15वीं जनगणना है। ठीक, जनगणना 2011 जो भारत देश की हुई है वो 15वीं जनगणना है। यहाँ से और भी प्रश्न जान लेते हैं क्या बनते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी और किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में, अंग्रेजी वायसराय, ठीक, लॉर्ड मेयो के समय में जो
भारत की प्रथम जनगणना हुई थी और यह 1872 में आपकी हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में प्रथम जनगणना भारत की हुई थी। और ये पूछा जाए कैवीं जनगणना है, जनगणना 2011 भारत की तो 15वीं जनगणना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका नृत्य शैलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से हुआ है? ये आपको बताना है कि पूर्व भारत में किसका उद्गम हुआ, किस नृत्य शैली का। ऑप्शन आपके सामने है कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मणिपुरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है मणिपुरी। मणिपुरी जो नृत्य है ये पूर्व भारत से इसका उद्गम हुआ है। और भी ऑप्शनों को देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं आपके। कुचिपुड़ी पूछा जाता है तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कथकली है केरल का। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और कथकली और एक होता है कथक, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक, कथकली और कथक में तो कथक जो है बता दें मित्रों, ये है आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य। ठीक, और कथकली जो है केरल की है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी इस क्वेश्चन का आंसर है कि पूर्व भारत में इसका उद्गम हुआ है मणिपुरी नृत्य शैली का। तो मुझे लग रहा है आप लोग को प्रश्न अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा तो लाइक अवश्य कर दिया करें और शेयर कर दें और भी अन्य साथियों के पास, और चैनल को ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इस श्रृंखला के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका अल्जाइमर रोगों में मानव शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये आपके विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि अल्जाइमर जो रोग है उसमें मानव शरीर का कौन सा हिस्सा या अंग प्रभावित हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है फेफड़े, मस्तिष्क, कान, वृक्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी वाला। ठीक, मस्तिष्क। ठीक, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक, और इसमें क्या चीज़ हो जाता है तो अल्जाइमर रोग अधिक उम्र के लोगों, वृद्धों में होने वाली यह बीमारी है। इस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है, फलतः भूलने की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वृद्धावस्था में रोग हो जाता है। तो अल्जाइमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह रोग अधिकतर वृद्ध व्यक्तियों में देखने को मिलता है और इससे जो सोचने समझने की शक्ति होती है, ठीक, वो कमज़ोर हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, भूलने की बीमारी जो इससे हो जाती है अल्जाइमर रोग होने से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका ये संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन माना जाता है? ये किस देश की देन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था? ऑप्शन आपके सामने है भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मित्रों भारत की। ठीक, ये भारत देश की देन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था। जान लेते हैं शून्यकाल होता क्या है। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है साधारणतः उसको शून्यकाल या 0 आवर बोला जाता है और यह सर्वप्रथम भारत की संसद में प्रयोग में लाया गया। तो इसका जो देन है वो भारत देश है संसदीय शून्यकाल संसदीय व्यवस्था का। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, आइंस्टीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है आपका न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया। इनके नियम को भी जान लेते हैं, क्या चीज़ है इनका नियम। इन्होंने अपने इस सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या चीज़ें बताई। तो इसके अनुसार
किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का जो परिमाण होता है उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 के। ठीक है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान है m1 m2 और इनका जो गुणनफल है वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा F के, फोर्स के, बल के। ठीक, और बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r² होता है। इस प्रकार से हम देखें तो F बराबर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू m1 m2 अपान r² के। ठीक, m1 m2 अपान r², ये ध्यान दीजिएगा। तो यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल से, मिथाइल आइसोसाइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड से, और ये चौथा ऑप्शन आपका डी इथाइल आइसोसाइनाइड से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी वाला है। ठीक, पोटेशियम आइसोसाइनाइड से बनता है आपका चूहे मारने की दवा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हैलोफाइट, स्क्यूलेंट। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हैलोफाइट। ठीक, हैलोफाइट कहा जाता है। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हैलोफाइट कहते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। इसको भी जान लेते हैं, जीरोफाइट किसको कहा जाता है? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि जल में उगने वाले पौधों को तो जलोद्भिद कहा जाता है। ठीक, जलोद्भिद, जलोद्भिद कहा जाता है आपका जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उनको जलोद्भिद कहा जाता है। जीरोफाइट मरुस्थल में उगने वाले पौधों को, और नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न बन रहे थे उसको भी मैंने बता दिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण एक समष्टि रचना है जिसकी रचना होती है, ऑप्शन आपके सामने है, भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, दोनों से, भौतिक जैविक से, या डी ऑप्शन आपका है भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। भौतिक जैविक और सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से पर्यावरण की एक समष्टि रचना होती है। इसमें बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट और जो भी सांस्कृतिक तत्व हैं जो पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, वो सभी हमारे पर्यावरण की रचना में भाग लेते हैं, एक समष्टि रचना का निर्माण करते हैं पर्यावरण के। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किसने किया था? यानी किसके द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहला सत्याग्रह किया गया? ऑप्शन आपके सामने सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और महात्मा गांधी। चौथा ऑप्शन आपका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों डी वाला है, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहला सत्याग्रह किया गया था। और उस सत्याग्रह का नाम जान लेते हैं क्या है? तो उस सत्याग्रह का नाम है चंपारण सत्याग्रह। ठीक, चंपारण सत्याग्रह। ठीक, बिहार के चंपारण जिले में यह हुआ था। यह पहला सत्याग्रह था, गांधी जी द्वारा किया गया। और यह सत्याग्रह कब हुआ था जान लेते हैं। तो यह हुआ था 1917 में आपका। ठीक, और इसमें नीलहे किसानों की समस्या को लेकर के ठीक यह चंपारण सत्याग्रह किया गया था। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि गांधी जी को किसने इस चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया? ठीक, नीलहे किसानों की समस्या को लेकर बुलाया किसने?
तो राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ये ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। ठीक, पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है चंपारण से संबंधित। तो गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण है। और कब हुआ था यह? तो 1917 में हुआ था। किन्होंने इनको आमंत्रित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। और ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो तिनकठिया पद्धति को लेकर, नीलहे किसानों की समस्या को लेकर के किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक भारत से संबंधित। बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, सरदार पटेल, विट्ठल भाई, महादेव देसाई, महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका सरदार पटेल। ठीक, सरदार पटेल जो थे बारदौली सत्याग्रह के नेता थे। और बता दें मित्रों, ये आंदोलन हुआ था आपका 1928 में। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। ठीक, और यह सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। और यहाँ की जो महिलाएं थीं, इसी सत्याग्रह आंदोलन में, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में जो बारदौली की महिलाएं थीं, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, सरदार नाम दिया था, सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने पटेल जी को दिया था, तभी से इनका नाम सरदार पटेल हो गया। ठीक, और 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया? ठीक, ऑप्शन आपके सामने, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पुर्तगाली होगा, सी ऑप्शन सही होगा। यूरोप देशों से आए हुए पहले पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव महसूस किया गया, यानी हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर महसूस किया गया, किसके उत्पादन में? ऑप्शन आपके सामने है, गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों, ए वाला है। ठीक, गेहूं के उत्पादन में। ठीक, गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव महसूस किया गया था। ठीक, और हरित क्रांति ये कब हुई थी भारत में? तो भारत में 1967 में। ठीक, 1966 इसका समय है, इसी समय ये हुआ था। ठीक, 1966 में भारत में हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं इसके जनक। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ठीक, यानी किस सभ्यता का जो विकास हुआ वो नील नदी के तट पर हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, रोमन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न का, डी वाला है, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास आपका नील नदी के तट पर हुआ है। ठीक, प्राचीन काल में अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किसको नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र को। ठीक, नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक, ये पूछा जाता प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक, किसने ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था, ये आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम अध्ययन अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम अध्ययन किया या उसे पढ़ा था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक,
तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है अगला नेक्स्ट प्रश्न की श्रृंखला को बनाने में। और डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट को करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं जो आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, पीईटी, पेट की परीक्षा और सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट श्रृंखला बनाई जाती है। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।